क्या आपने टीवी या समाचार पत्र में इस प्रकार के आलेख देखे हैं? चित्रालेखों की तरह ही दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान और विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसी सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करते हैं। तो चित्रालेखों की तरह ही आपके दंड आलेख भी हमारी हेल्प करते हैं डाटा को समझने में, उनकी व्याख्या करने में। यद्यपि जब आंकड़ों की मात्रा अधिक होती है, यदि मान लीजिए आंकड़े बहुत ही ज़्यादा है, तब उन्हें चित्रलेख द्वारा प्रस्तुत करने में ना केवल समय अधिक लगता है, बल्कि कभी-कभी कठिन भी हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि चित्रलेख से अब उन डाटा को आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तब आपको दंड आलेख की आवश्यकता होती है। आइए देखें किस प्रकार इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर आलेख बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से आलेख को बनाया जाता है। यहाँ पर कक्षा 1 और उसके विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कक्षा 1 से 8 के लिए। उन्हें इन्हीं आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपने लास्ट पैरा 4.2 चित्रलेख के अंदर इसी प्रकार के आंकड़ों को चित्रलेख पर बनाया था। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं, जो किसी एक दिन कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है। यह हमने चित्रलेख में भी देखा था एग्जाम्पल। अब इसका हम एक दंड आलेख बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको एक पैमाना मानना होगा। यहाँ पर पैमाना क्या है? 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी, यानी कि एक विद्यार्थी को हम 1 इकाई लंबाई के द्वारा दिखाएंगे। अब बच्चों के और शिक्षकों के मन में एक छोटा सा प्रश्न होता है कि ये इकाई लंबाई को अब यहाँ पर हम किस प्रकार से दर्शाएं। तो आपकी कॉपी जो होती है उसके ऊपर जो लाइनें हैं इस प्रकार से आड़ी या 1 इकाई की लाइन आप मान सकते हैं हमेशा। इसे क्या मानेंगे? 1 इकाई की लाइन। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच की जो लाइन है यह आपकी 1 इकाई हो जाती है, और यह इकाई एक विद्यार्थी को दर्शाएगी। विद्यार्थियों की संख्या इस तरफ और कक्षा के जो नंबर हैं यानी कि कक्षा को आप इस तरफ दर्शाएंगे। तो हम इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इसे कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज यानी कि नीचे की ओर इस तरफ की लाइन जो होती है वह क्षैतिज होती है, और इस तरफ की जो लाइन होती है वह कहलाती है ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश में इसे आप वर्टिकल कहते हैं और इसे कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, अब यहाँ पर कक्षा 1 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? एक बार में ही इसे कंप्लीट बनाना सीख लेना। कक्षा 1 में विद्यार्थियों की संख्या है 3। एब्सेंट बच्चों की संख्या दिखाई गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए हम 3 इकाई चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि एक विद्यार्थी बराबर 1 लंबाई हमने मान ली है। तो आप यहाँ तक इसे ले जाएंगे। कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से एक बिल्डिंग खड़ी कर देना है। चलिए, इसके बाद कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। तो हम यहाँ पर 5 तक चलेंगे। ये सेकंड के लिए कहाँ तक गए हम? अधिकतम हाइट इसकी रहेगी 5। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या है 4। आप यहीं पर देख लीजिए, ये 4 है। ठीक है, और 5 में विद्यार्थियों की संख्या है 2। तो इस प्रकार से आप इनको बता सकते हैं। और कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या 0 है। ठीक है, ये देखिए 0 मतलब कोई भी बच्चा उस दिन, जिस दिन लखनपाल ने या आंकड़े लिए थे उस दिन एब्सेंट, हम एब्सेंट की बात कर रहे हैं, तो कक्षा 5 में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, यानी कि संख्या क्या थी? 0 थी। तो इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ जगह छोड़ देना है। 6 के लिए यदि आप देखें तो ये बिल्डिंग कहाँ तक जा रही है? 1 इकाई, यानी कि एक बच्चा एब्सेंट था। और 7वीं के लिए 5 बच्चे और 8वीं के लिए 7 बच्चे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि हमने इकाई लंबाई 1 विद्यार्थी ही क्यों माना, 1 इकाई को 10 विद्यार्थी क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि आपकी जो कॉपी है उसके अंदर लगभग 10-12 लाइन तो आप आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, कैसा भी पेज हो 10-12 लाइनें आपको मिल जाती है। तो चूंकि हमारा यहाँ पर जो आंकड़ा था यह वाला, इसमें अधिकतम क्या था? अधिकतम इसमें था यहाँ पर 7। 8वीं क्लास में 7 बच्चे एब्सेंट थे। कुल मिलाकर इन सब में यदि देखें हम तो 7 मैक्सिमम है, अधिकतम है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी का चयन
किया है। यदि यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती तब हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी कुछ भी ले सकते थे। चलिए आगे इसको हम और समझेंगे। तो इस प्रकार से इन दिए गए आंकड़ों से, डाटा से आपने एक दंड आलेख तैयार कर लिया है। चलिए इसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के दंड आलेख का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। यहाँ आपको आंसर देना है इनके। कक्षा 2 में उस दिन विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो कक्षा 2 में यदि आप देखें तो आपको दिखेंगे 5 विद्यार्थी अनुपस्थित उस दिन थे जिस दिन लखनपाल ने ये आंकड़े लिए हैं। तो ये 5 विद्यार्थी तक जा रहा है। इस प्रकार से इसे देखा जाता है। सबसे पहले कक्षा 2 को देखेंगे। कक्षा 2 देख ली। अब इस बिल्डिंग को देखेंगे कहाँ तक जा रही है, तो 5 तक जा रही है। ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5। सेकंड वाला है किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है आपकी 8th की। तो कक्षा 8 में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अनुपस्थित थे। नेक्स्ट है उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी। तो कक्षा 5 में, क्योंकि कक्षा 5 में विद्यार्थी जो अनुपस्थित थे उनकी संख्या है यहाँ पर 0। ठीक है, यानी कि सब उपस्थित थे। दंड आलेखों को बनाते समय समान चौड़ाई, यह आपको याद रखना है कि ये रूल आपको फॉलो करना है। क्या रूल होंगे इसके, समान चौड़ाई के दंड आलेख जिनके बीच दूरी समान हो, क्षैतिज रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में खींचे जा सकते हैं। ऐसे में किसी दंड आलेख की लंबाई, ऊंचाई दी गई संख्या को दर्शाती है। तो जरूरी नहीं कि आप इस तरफ भी कक्षा ले, इस तरफ भी कक्षा ले सकते, तो आपकी जो बिल्डिंग है आड़ी यहाँ पर बन जाएगी। चलिए वो उदाहरण भी आएगा तब हम उसे समझेंगे। जैसा कि हमने चित्रालेखों में देखा था, बारंबारताएं बड़े होने पर एक पैमाना जिसे हम कहते हैं स्केल इंग्लिश में, या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने आपको दिखाया वही पैमाना है। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई की इकाई, 1 इकाई बराबर 100 वाहन को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 इकाई क्या दर्शा रही है, 1 इकाई दर्शा रही है 1 इकाई बराबर कितने वाहन, 100 वाहन, यानी कि 100 वाहन के लिए हम आपकी कॉपी की एक लाइन को दिखाएंगे। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बिल्डिंग आड़ी बना दी गई है तो अब आपको लाइनें इस तरफ से देखना है। ठीक है, इस तरफ से 1 इकाई गिनना है। यदि आप बिल्डिंगों को इधर रखते तो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप स्केल की सहायता से स्केल को यहाँ रखेंगे और इस तरफ रखेंगे और इकाई खींचते जाएंगे। तो ये आपकी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं, आपको जो सुविधाजनक लग जाए वो। सबसे पहले यह कार्य करने के लिए आपको देख लेना है कि आपके पास मैक्सिमम आंकड़े क्या है। चूंकि यहाँ पर ग्राफ बनाकर आपको आलेख बनाकर दे दिया है, इसलिए यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं। जब आपको आंकड़े दिए जाए और उससे ग्राफ बनाने को कहा जाए तब आप मैक्सिमम को देख लेंगे और फिर आप इकाई का चयन करेंगे। तो ये आपकी इस तरफ हो गई इकाई, ठीक है, वाहनों की संख्या। और इस तरफ जो है समय अंतराल, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। अब हम देखते हैं 6 से 7 के बीच में कितने वाहन, तो आप यहाँ पर इसे रख सकते हैं। 6 से 7 के बीच की लाइन यहाँ पर आ रही है, मतलब वाहनों की संख्या हो गई इसके अंदर 150। 7 से 8 की जो लाइन है ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, मतलब इसके अंदर हो गई संख्या 1200। और यहाँ पर ये 8 से 9 वाली लाइन कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है आपकी 1000 तक। 9 से 10 वाली लाइन आप देखेंगे तो कहाँ तक जा रही है, 800 तक। जो लाइनें मैं खींच रहा हूँ ये आपको सिर्फ देखना है, ऐसे खींचना नहीं है। और
10 से 11 वाला ग्राफ जो है कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 700 तक। और 11 से 12 वाली जो लाइन है वो कहाँ तक जा रही है, अगर इस लाइन को आप नीचे मिलाएं तो ये जा रही है आपकी 600 तक। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं दंड आलेख को। हम देख सकते हैं कि इस चौराहे पर अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है। सबसे लंबा दंड आलेख कौन सा है, यह वाला। इसमें गुजरने वाले वाहनों की संख्या है 1200 और समय है 7 से 8 के बीच का, जिसका समय अंतराल 7 से 8 है। दंड आलेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 वाहन गए हैं। दूसरा लंबा दंड आलेख आपका 8 से 9 के लिए है। दूसरा इससे छोटा यानी कि 1000 वाला, तो यह आपका है 1000 वाला। ठीक है, इस दौरान चौराहे से होकर 1000 वाहन गए हैं। इसी प्रकार न्यूनतम यातायात सबसे छोटे दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल सुबह 6 से 7 का है। तो 6 से 7 में सबसे कम संख्या है 150। ठीक है, इस दौरान केवल 150 वाहन ही इस चौराहे से होकर गए हैं। दूसरा छोटा दंड आलेख समय अंतराल 11 से 12 का है, जब चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या 600 है। ठीक है, 2 घंटे के अंतराल 8 से 10 के दौरान इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या लगभग कितनी है, 1800 है। यदि ये क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जाए और पूछा जाए कि समय अंतराल 8 से 10 के बीच में कितने वाहन गुजरे हैं, तो 8 से 10 के बीच में, तो यहाँ पर आपका 8 से 9 और 9 से 10, तो कुल मिलाकर 8 से 10 ये दोनों को आप ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, 800 और आपका 1000। ठीक है, 8 से 9 के 1000, 9 से 10 के 800, ये हो गया आपके 1800। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं आंसर के लिए, जो इस दंड आलेख को में दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए इसके आधार पर यहाँ पर आइए पता लगाएं, आपको दिया गया है क्या, आइए पता लगाएं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, प्रातः 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे हैं। तो आपको 6 से 12 के लिए क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। किन किन को, 600, 700, 800, 1000 और 1200, इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो फाइनली देख पाएंगे कि 4300 इसका आंसर आ जाएगा। तो 4300 वाहन वहां से गुजरे हैं 6 से 12 के बीच में। अब दूसरा है, आपके विचार से समय 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों रहा है। तो आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं कि 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 के दौरान इतना अंतर क्यों रहा है। तो 6 से 7 के बीच लोग उठते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो रोड पर ट्रैफिक कम होगा। और 7 से 12 के बीच में सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, इसलिए 7 से 12 के बीच में ट्रैफिक ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका, आपके विचार से प्रातः 7 से 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा है। तो 7 से 8 के बीच में लोग अपने ऑफिस या कार्यों से बाहर निकलते हैं, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। चौथा है, आपके विचार से प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा है। 8 के बाद यानी कि 8 के बाद हम देखें तो यातायात जो है अचानक कम हो गया, यहाँ से यहाँ कम, यहाँ से यहाँ कम। कुल मिलाकर आपके यातायात में 7 से 8 में जो लोग गए वो वापस नहीं आए, यानी कि वे ऑफिस के लिए गए, अपने ज़रूरी कार्यों को निपटाने गए, अब वो शाम को वापस आएंगे, इसलिए ट्रैफिक कम होता गया है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसे भी ध्यान से समझिए। यहाँ पर भारत की जनसंख्या करोड़ों में दी गई है और इस तरफ आपको दिया गया भारत की जनसंख्या करोड़ों में। ठीक है, लेकिन ये करोड़ों में नहीं, यहाँ पर गलत है, वर्षों में। यहाँ पर वर्ष देखना है, ये आपका गलत है, इस तरफ दे दिया गया है। तो एक तरफ वर्ष है और एक तरफ भारत की जनसंख्या है। अब यहाँ पर आंकड़ों की इकाई क्या है, ये देख लीजिए। यहाँ पर एक इकाई
का पैमाना 10 करोड़ लिया गया है, यानी कि एक यूनिट को हम क्या लेंगे, 10 करोड़ के बराबर देखेंगे। अब यहाँ पर ये आपकी कॉपी की लाइन, तो ये 1 इकाई, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, या 20 है, या 30 है, 40 है, इस प्रकार से आपने दर्शा दिया है। एक यूनिट बराबर 10 करोड़। अब आपको किस प्रकार से देखना है, 1951 में जनसंख्या क्या थी? तो 1951 में जो जनसंख्या थी आपकी, वह हो जाती है 36 करोड़। अब 36 करोड़ को कैसे दर्शाया देख लो आप यहाँ पर। एक यूनिट को क्या बताया हमने, 10 करोड़। तो एक यूनिट को 10 करोड़, फिर 10 करोड़, 10 करोड़, तो ये हो गए 30 करोड़, और ये इसके 50% से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 36 करोड़, तो ये हो गई 36 करोड़। इसी प्रकार से 1961 में यदि जनसंख्या देखें तो 44 करोड़ आ जाती है, 1971 में 54 करोड़, और इस प्रकार से यह जनसंख्या 2001 में 102 करोड़ हो जाती है। बात पूरी तरह से आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए, उपरोक्त दंड आलेख 50 वर्षों के अंतराल में प्रत्येक दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। प्रदर्शित की गई संख्याएं करोड़ों में हैं। यदि आपको एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए 1 इकाई लेनी पड़े, तब दंड आलेख बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या करोड़ों में ले जानी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, 1 यूनिट 1 इकाई बराबर 10 करोड़ ले लिया। इससे हम आसानी से जनसंख्या को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि हम यूनिट को किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। आपको यूनिट आपके अनुसार डिसाइड करना है कि आप किस में कंफर्ट रहेंगे। यह दंड आरेख उक्त चित्र में प्रदर्शित है। अतः 5 इकाई का दंड आलेख 50 करोड़, 8 इकाई का दंड आलेख 80 करोड़ प्रदर्शित करता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक यूनिट हमारी 10 करोड़ के बराबर है। अब इसमें दिया गया है, इस दंड आलेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। नेक्स्ट है, 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। अब आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि 1951 और 1961 की जनसंख्या में कितना अंतर है, सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि किस वर्ष में हुई, या किस 10 दशक यानी कि 10 सालों के अंतराल में हुई, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर यहाँ आंकड़ों में दर्शाई गई है, किस वर्ष में दर्शाई गई। तो कई प्रकार से कई वेरिएशन में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि 1971 से लेकर 1981 के बीच में कितने करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो आप इसको ऐसे देखेंगे, ये है आपका 68 और ये आपका है 54, इसको हम कर देंगे माइनस, तो ये आपका 4 और ये आपका 1, यानी कि 14 करोड़ की जनसंख्या इसमें इंक्रीज हुई है 1971 से लेकर 1981 के बीच में। तो इस प्रकार से आज का यह हमारा टॉपिक 4.3 दंड आलेख का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दंड आलेख को खींचना सीखेंगे। हम बिल्कुल आपको बेसिक से दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप दिए गए आंकड़ों की सहायता से दंड आलेख बनाएंगे, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, उन्हें आप वॉच करना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।